Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to PPSC Concept Wala. Today is 22nd of July and we will see the important news articles from the newspaper The Indian Express. तो आज का हेडलाइन सबसे पहले हम देखते हैं। हेडलाइन में क्या है कि बजट सेशन शुरू हो गया है। बीजेपी फेसेस कावर रोहित अलाइज स्पेशल स्टेटस डिमांड। हमारा जो बिहार स्टेट के जो सीएम हैं वो स्पेशल स्टेट्स का डिमांड किए हैं और बीजेपी जो कावर का जो वहाँ हुआ है कि जिस रास्ते से कावर वाला जाएंगे वहाँ पे कोई भी मुस्लिम एम्प्लॉय नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसी के लिए ये सब हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको समझ में आ रहा हो कि बजट सेशन इतना लेट क्यों शुरू हुआ, क्योंकि इस बार चुनाव था। तो हमारा इस बार क्या आया था, इंटरिम बजट आया था। मतलब इंटरिम बजट का मतलब क्या होता है, चुनाव के पहले तब का बजट। अब फुल बजट आया है, वो शुरू हो गया है और राजनाथ सिंह ने रिक्वेस्ट किया है कि हाउस को डिस्टर्ब ना किया जाए, अच्छे से स्मूथली डिस्कशन किया जाए और अच्छा लॉ कानून बनाया जाए। दूसरा न्यूज है कि बाइडेन ड्रॉप्स आउट ऑफ व्हाइट हाउस रेस एंड इंडोर्स वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। कमला हैरिस कौन है, यूएस की अभी करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो वहाँ के चुनाव में बाइडेन बहुत बूढ़े हो गए हैं, बहुत उनका एज हो गया है। तो वो क्या कि खुद को ड्रॉप आउट करके किनको बोले हैं कि कमला हैरिस विल बी द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। आगे हम देखेंगे कि यूएस का प्रेसिडेंशियल रूल क्या होता है, कितने पार्टीज होते हैं, कौन कौन इस बार का उम्मीदवार है, वो सब देखेंगे, ठीक है। बाकी और कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो हम आज आपको पता है कि आज दिन सोमवार है और सावन का पहला सोमवार है। भगवान शिव आप लोग सबके मनोकामना को पूरी करें, है ना। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने की शक्ति दें, मेहनत करने की शक्ति दें, है ना। तो हम लोग अपने पीपीटी पे चलते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है उसको देखेंगे और हम एनालिसिस करेंगे। सो वेलकम बैक वंस अगेन, ओके, और वेलकम टू पीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। सो पहला न्यूज़ क्या है कि बाइडेन ड्रॉप्स आउट ऑफ व्हाइट हाउस रेस इंडोर्स वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों चल रहा है वो हंगामा इसलिए चल रहा है कि इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन कब होना है, इलेक्शन होना है 5 नवंबर को। यही 5 नवंबर 2024 को यूएस में इलेक्शन होना है। किस चीज़ का इलेक्शन होना है यूएसए में, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, ठीक है। और प्रेसिडेंट का यहाँ जो इलेक्शन होता है वो प्रेसिडेंट कौन होता है, वो हेड ऑफ स्टेट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। आप अगर हमारे देश में से कंपेयर करेंगे, इंडिया से कंपेयर करेंगे, तो अवर प्रेसिडेंट इज द व्हाट, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो यूएसए के प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो वो क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट एज वेल हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। उसका टर्म कितने दिनों का होता है प्रेसिडेंट का, यूएस प्रेसिडेंट का 5 साल का। हमारे देश में कितने साल का होता है, यूएसए में कितने दिनों का होता है, 4 साल का। और हमारे देश में कितने साल का होता है, 5 साल का। अब आपको ये बताएंगे हम आपको कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे यूएसए के, सबको पता होगा, जॉर्ज वाशिंगटन, जिसके नाम पे वाशिंगटन डीसी शहर बसाया गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ किस तरह से चुनाव होता है। तो वहाँ बेसिकली ना 2 पार्टीज होती है, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक बोलते हैं, एक को रिपब्लिकन बोलते हैं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टीज की बात करें तो बेसिकली 2 पार्टीज होती है। अगर हम डेमोक्रेटिक की बात करें तो सबसे पुरानी पार्टी है 1828 की पार्टी है और रिपब्लिकन है जो 1854 में इसका राइवल पार्टी बनता है, ओके। रिपब्लिकन पार्टी को हम क्या बोलते हैं, जीओपी भी बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड पार्टी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम डेमोक्रेट की बात करेंगे तो ये सेंटर लेफ्ट की पॉलिटिक्स करती है और ये सेंटर राइट की पॉलिटिक्स करती है। अभी जो प्रेसिडेंट है यूएस के वो डेमोक्रेट से चुने गए हैं, उनका नाम क्या है, जो बिडेन। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमला हैरिस। हमारे लिए इतना कमला हैरिस इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि इनकी माँ जो थी वो इंडियन ओरिजिन की थी, है ना। और उसके पहले जो प्रेसिडेंट रहे थे रिपब्लिकन से, उनका नाम था डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पार्टी के कलर का तो डेमोक्रेट का कलर जो है वो ब्लू है और पार्टी सिंबल क्या है, डोंकी, है ना, गधा। और अगर हम बात करेंगे रिपब्लिकन की, इनका पार्टी का कलर आपको पता है राइटिस्ट है तो क्या कलर होगा, रेड, वेरी एक्सट्रीम। और इनका जो सिंबल है वो क्या है, एलिफेंट, है ना, ओके। अब हम बात कर लेते थोड़ा सा कमला हैरिस के बारे में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कमला हैरिस, क्योंकि कमला हैरिस जो थी, पहली बात तो यूएस की पहली फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट बनी है। और ये यूँ कह सकते हैं कि यूएस एक सबसे बड़े पोस्ट पे पहली कोई फीमेल बनी है जिनका नाम क्या था, कमला हैरिस, ठीक है। इनकी माँ का नाम था श्यामला गोपालन, जो कि कहाँ की, इंडिया की मद्रास की रहने वाली थी। एक बायोलॉजिस्ट थी जो यूएस में जाके जॉब करने लगी, तमिलियन थी। तो वहाँ वो जाके शादी की किससे, एक जमैकन अमेरिकन डोनाल्ड जे हैरिस से, और उनकी बच्ची का नाम हुआ कमला हैरिस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनी है और इस बार की डेमोक्रेट्स की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में चुनी गई हैं। अगर वो
जीत जाती हैं तो यूएसए की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनेंगी। आज तक यूएसए में इतना बड़ा डेमोक्रेसी में, है ना, कहने के नाम पे वो वेस्ट हैं, वो चिल्लाते वीमेन इम्पावरमेंट है, लेकिन आज तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बना पाया। सोचिए, दिस इज हिपोक्रेसी ना, राइट। अब आगे चलते हैं। अगला न्यूज़ है कि वाई व्हील प्रदेश डिमांड इज बैक इन राजस्थान। आपको पता है कि व्हील जो कम्युनिटी है वो एक अपना स्टेट का डिमांड कर रहे हैं, तो वो अभी पीक पे क्यों चला गया है? तो डिमांड ऑफ व्हील ट्राइब कम्युनिटी फॉर अ सेपरेट स्टेट गेनिंग मोमेंटम इन राजस्थान। जुलाई 18 को क्या हुआ कि मेनी मेंबर्स ऑफ व्हील कम्युनिटी गैदर्ड फॉर द महासम्मेलन। कहाँ? मानगढ़ धाम इन बांसवाड़ा। ये राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, क्या नाम है उसका? बांसवाड़ा। वहाँ एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम रखा गया क्या? महासम्मेलन, है ना। और वो कहाँ? मनगढ़ धाम में, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और वो रेज क्या किए? डिमांड ऑफ ए सेपरेट स्टेट ऑफ व्हील प्रदेश। और वो कैसे कर बनाएंगे? दे विल कार्व्ड आउट ऑफ 49 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 4 स्टेट से, ठीक है ना, 4 स्टेट से 49 डिस्ट्रिक्ट कार्व आउट करेंगे और वो क्या बनाएंगे? व्हील प्रदेश। ये 4 स्टेट कौन कौन सा हो जाएगा? ये 4 स्टेट हो जाएगा क्या क्या? देखिए, राजस्थान, एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट से 49 डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट करेंगे और वो बना रहे, डिमांड कर रहे क्या? व्हील प्रदेश का, व्हील प्रदेश का, राइट। अब ये डिमांड कैसे हुआ? डिमांड फॉर द व्हील प्रदेश हैज बीन फ्रीक्वेंटली रेज्ड बाय द ट्राइबल लीडर ओवर द ईयर्स एंड कौन सा? भारत आदिवासी पार्टी के इस बार के जो चुनाव में पहले जो एमपी चुने गए हैं बांसवाड़ा से, राजकुमार राउत, इनका डिमांड है। क्योंकि आपको पता है किसी कम्युनिटी से अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं तो वो क्या एक आवाज़ बन के जाते हैं पार्लियामेंट में और वो डिमांड करते हैं। तो वो इस बार का उनका जो लोकसभा का पोल का मैनिफेस्टो था वो यही था कि हम नया स्टेट बनाएंगे, भील प्रदेश। ओके, तो फोकस क्या था राउत का? कि मीटिंग ऑफ द मानगढ़ धाम, कम्युनिटी ऑफ द मानगढ़ धाम से, कि हम अपना स्टेट कार्व आउट बनाएंगे। अब जब वो जीत गए हैं तो वो इसी का डिमांड कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बीएपी, प्रपोज्ड व्हील प्रदेश वुड कवर 49 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 4 कंटिन्यूअस स्टेट, राजस्थान, एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इट वुड इन्वॉल्व राजस्थान से 12 डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान से 12 डिस्ट्रिक्ट लिया जाएगा। अगर सेंसस की बात करेंगे, कौन सा सेंसस? 2011। आपको पता है हर 10 साल पे सेंसस होना होता है। इस बार 20 हमारा होना था लेकिन हुआ नहीं है, अब होगा। सेंसस जो है उसके हिसाब से जो व्हील का पॉपुलेशन है वो कितना है? 1.7 करोड़, ठीक है। आपको ये बताना है कि लार्जेस्ट ट्राइब कौन सा है, लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वाइज, कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। तो 1.7 करोड़ जो पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट कंसंट्रेशन कहाँ है? एमपी में। किसका? भील का। इसी के लिए आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में एक भिलाई जगह है ना, रायपुर भिलाई। कंसंट्रेशन ऑफ एमपी 60 लाख फॉलोअर वाइज, 42 लाख इन गुजरात, 41 लाख इन राजस्थान एंड 26 लाख इन महाराष्ट्र। ये डेटा आप कहीं कभी भी ट्राइब के बारे में लिखना हो तो कर सकते हैं कि 1.7 करोड़ पॉपुलेशन है भील का, जिसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? 60 लाख कहाँ? एमपी में, 42 लाख गुजरात में, 41 लाख कहाँ? राजस्थान में, और 26 लाख कहाँ? महाराष्ट्र में। तो ये पॉपुलेशन, इसलिए ये एरिया को बनाया जा रहा है भील प्रदेश। अगर हम बात करेंगे, इफ़ यू टॉक टू पीपल इन दुर्गापुर इन और नासिक, वी ऑल स्पीक भीली, हैव ए सिमिलर कल्चर। सो इफ गुजरात एंड महाराष्ट्र कैन बी कार्व्ड आउट ड्यू टू सिमिलर कल्चर एंड लैंग्वेजेस, है ना। महाराष्ट्र को क्यों बनाया गया था, गुजरात को क्यों बनाया था? ड्यू टू दियर लैंग्वेज, कि वहाँ जो गुजराती बोलते थे, जो मराठी बोलते थे, तो उसी के हिसाब से वो डिमांड कर रहे हैं कि जो भीली लैंग्वेज बोलते हैं उसके हिसाब से स्टेट क्यों नहीं बनाना चाहिए। आपको कमेंट में ये बताना है कि कौन सा आर्टिकल है जहाँ पे लिखा गया है कि आप स्टेट को कार्व आउट कर सकते हैं, है ना, उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही था। बाकी ये सब है कि 1930 में ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था। आपको मन कर एक बार पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग, जो क्रिटिकल मिनरल्स है हमारा उसको प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि नीड यूएस पैक टू मेक इंडियन प्रोडक्ट आईआरए कॉम्प्लिकेंट, ठीक है। अब ये कौन है? ये हैं विक्रम हंदा, जो कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इप्सिलिकॉन एडवांस्ड मटेरियल कंपनी है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनसे एक इंटरव्यू है, उनके एक साक्षात्कार हुआ है जिसमें उनसे कुछ सवाल पूछा गया, वो बताए हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कौन है? पहले कि
इप्सिलॉन एडवांस्ड मटेरियल जो है मुंबई बेस्ड कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर क्या करती है, ग्रेफाइट एनोड इन ए की प्लेयर इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है, आपको पता है कि ग्रेफाइट का बहुत काम आता है, ग्रेफाइट एनोड का, तो उसी का ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो उन्हीं से साक्षात्कार हुआ है। उसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक ग्रेफाइट इन टर्म ऑफ यूज केस प्रॉपर्टी। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या डिफरेंस होता है नेचुरल और सिंथेटिक ग्रेफाइट में। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो बोथ सिंथेटिक और नेचुरल ग्रेफाइट होता है हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज और इंड एप्लीकेशन, है ना। दोनों का डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है और एप्लीकेशन भी क्या है, इंडलेस है। नेचुरल ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, किस चीज़ का बना होता है, मेड फ्रॉम फ्लेक ग्रेफाइट फ्रॉम द अर्थ विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इन प्रॉपर्टीज एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। सिंथेटिक ग्रेफाइट इज कार्बन कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट। ये किस चीज़ का बात कर रही है, नेचुरल ग्रेफाइट का, कि जो नेचुरल ग्रेफाइट है वो फ्लेक ग्रेफाइट से बना होता है, जो कहाँ से मिलता है, हमारे अर्थ से, विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इन प्रॉपर्टीज। लेकिन उसमें क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज में कुछ कुछ क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है। क्यों, क्योंकि उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के कारण। अब बात करेंगे हम सिंथेटिक ग्रेफाइट की, तो सिंथेटिक ग्रेफाइट इज ए कार्बन कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट at about 3000 degree which usually gives you higher performance, high in, है ना, EV use of synthetic graphite which energy storage often uses natural graphite which about 30% cheaper, और 30% सस्ता भी है। कि जो सिंथेटिक ग्रेफाइट है वो कार्बन को कन्वर्ट करके ग्रेफाइट बनाते हैं कितने टेम्परेचर पे, 3000 डिग्री ये सेंटीग्रेड पे, विच यूजुअली गिव्स यू ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है, हाई इन वी यूज सिंथेटिक ग्रेफाइट एक्सेट्रा। कस्टमर ब्लेंड नेचुरल एंड सिंथेटिक ग्रेफाइट टू बैलेंस कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस। कस्टमर क्या करते हैं कि नेचुरल और सिंथेटिक दोनों को ब्लेंड करके बनाते हैं कॉस्ट और परफॉर्मेंस इन्हांस के लिए, विथ रेशियो लाइक 50-50 और 60-40 डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टी नो हाउ द मार्केट आउटसाइड। अब ये देखिए, अगर बात करेंगे यहाँ वर्ल्ड वाइड की, तो चाइना इज टिल्टिंग टूवर्ड्स सिंथेटिक ग्रेफाइट फॉर हाई परफॉर्मेंस ईवी बैटरी मटेरियल। जो चाइना है वो ज़्यादा सिंथेटिक ग्रेफाइट की ओर टिल्ट कर रहा है। तो हमको क्या सीख लेना चाहिए कि चाइना अगर टिल्ट करा तो वी शुड ऑल्सो नॉट पूरा शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन थोड़ा तो हमें भी शिफ्ट होना चाहिए सिंथेटिक ग्रेफाइट के तरफ। अब दूसरा क्या है कि दे हैव बीन रिसेंटली अटेम्प्ट टू ऑक्शन ग्रेफाइट ब्लॉक ऑफ एक्सप्लोरेशन, कि जब हम ग्रेफाइट का माइनिंग करेंगे तो ऑक्शन कैसे होता है, व्हाट विल टेक इट डेवलप ग्रेफाइट माइनिंग इन इंडिया। तो उसकी बात करेंगे तो इंडिया में माइंस आर प्राइमली डेवलप्ड फॉर थर्मल कोल, आयरन ओर एंड बॉक्साइट, है ना। जो इंडिया में माइनिंग के लिए है जो मेनली वो किस किस चीज़ के लिए हो रहा है, थर्मल कोल का जो कोयला निकालते हैं, है ना, आयरन ओर का और बॉक्साइट का। ग्रेफाइट माइंस इन इंडिया आर सर्व प्रोसेसेस लाइक एस नॉट सेल फैक्ट्री ऑफ ईवी डायरेक्टली, है ना। ये क्या है, अफ्रीकन ग्रेफाइट ऑफन गोज टू चाइना फॉर प्रोसेसिंग बिफोर रीचिंग सेल फैक्ट्री। जो अफ्रीका से जो ग्रेफाइट आती है, अफ्रीकन ग्रेफाइट, वो डायरेक्टली कहाँ चली जाती है, चाइना, फॉर प्रोसेसिंग बिफोर रीचिंग सेल टू फैक्ट्रीज। टू डेवलप क्रिटिकल मिनरल्स इन इंडिया वी नीड टू प्रमोट द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। हमको क्या करना होगा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करना होगा। देर इज अ लैक ऑफ फोकस ऑन प्रोसेसिंग विच चाइना लीड्स, जहाँ पे चाइना लीड कर ले रहा हमसे। यूरोप एंड यूएस आर एड्रेसिंग दिस। यूरोप और यूएस दोनों क्या कर रहा है, इसको एड्रेस कर रहा है, वो अपना ये माइनिंग में डेवलप कर रहा है। बट इंडिया शुड डू मोर, लेकिन इंडिया को हमको और ही ज़्यादा करना चाहिए। किनके हिसाब से ये बोला जा रहा है, विक्रम हांडा जी के हिसाब से, इनके हिसाब से। ये गवर्नमेंट का डेटा नहीं है, ये बता रहे हैं कि चाइना जो है इसमें लीड कर रहा है, यूरोप और यूएस दोनों टुवार्ड्स काम कर रहा है, तो इंडिया को और काम करना चाहिए, है ना। हमको भी माइनिंग के पे सोचना चाहिए, माइनिंग के टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए, इसके ऑप्शन पे सोचना चाहिए कि किसको देना है, प्राइवेट फॉर्म्स को दे देना है, राइट। करेंटली ग्रेफाइट माइंस इन इंडिया आर स्मॉल, बिटवीन 0.5 million टन टू बी 1 million टन, बट बैटरी प्रोडक्शन रिक्वायर्स लार्ज स्टेबल सप्लाई चेन। लेकिन हम लोग बैटरी बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। वी नीड टू 50 to 100 million टन्स माइन टू गिव सप्लाई विजिबिलिटी ओवर 10 to 20 years. देर इज अ मिसमैच वेयर द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज नॉट डेवलपिंग एट द सेम टाइम। नो इन्वेस्टमेंट आर गोइंग टू बी बिग माइंस। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट बड़ा माइंस पे नहीं जाए। इसके लिए विच काइंड ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशन, उसके लिए ये बताया जा रहा है कि यूएस जापान एग्रीमेंट जो है सिमिलरली हम लोग को भी करना चाहिए, है ना। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के हिसाब से, है ना, IRA, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। इट विल बेनिफिट इंडिया टू कॉज द होल रॉ मटेरियल इकोसिस्टम, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट इनटू माइंस विल कम इनटू ओन। इट विल वॉन्ट कॉस्ट द गवर्नमेंट एनीथिंग, इट इज ए सब्सिडी स्कीम, है ना। बाकी क्या है, कोल्टार जो है कि कन्वेंशनल कोल्टार फ्रॉम कन्वेंशनल स्टील प्रोडक्शन यूज टू प्रोड्यूस सिंथेटिक ग्रेफाइट विद द मार्केट इंक्रीजिंग लुक एट द ग्रीन स्टील। इसके बारे में ये बोल रहे हैं कि ग्लोबली जो है कोल्टार जो है वो क्या है, एक डाइंग कमोडिटी हो गया है,
ड्यू टू स्टील decarbonization, बट कंट्रीज लाइक चाइना जापान मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन इंडिया में आज भी हम यूज करते हैं क्या स्टील प्रोडक्शन के लिए, कोल टार तो हमसे निकलता है तो उसको हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में ये बात है। उसके बाद ये कि हाउ कैन सिंथेटिक ग्रेफाइट सप्लाई चेन फॉर लिथियम आयन बैटरी मे बी मेड मोर सस्टेनेबल और सर्कुलर, कि जो सिंथेटिक ग्रेफाइट का जो चेन है जिससे हम लिथियम आयन बैटरी बनाते हैं उसको ज़्यादा सस्टेनेबल और सर्कुलर कैसे बनाए। सर्कुलर करने का मतलब क्या है कि उसका वेस्ट को भी हम यूज कैसे कर पाएँ। तो ये बोल रहे हैं कि देयर इज अ परसेप्शन दैट मेक बैटरी मटेरियल और ग्रेफाइट इज पोल्यूटिंग। ये बोल रहे हैं कि जो एक परसेप्शन है बस और कुछ नहीं है कि बैटरी मटेरियल या ग्रेफाइट जो है हमारे क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। बट द राइट टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर फोकस इट्स पॉसिबल टू मिटिगेट दिस। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि हाँ कर रहा है, लेकिन हम अगर सही टेक्नोलॉजी और ये सस्टेनेबिलिटी फोकस पे काम करेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, है ना। वी यूज अ लॉट ऑफ पावर इन आवर प्रोसेस टू प्रोड्यूस ग्रेफाइट एंड 90% रिन्यूएबल पावर इन इंडिया रिजल्टिंग इन ए कार्बन फुटप्रिंट दैट इज 70% लोअर देन द सेम प्रोडक्ट मेड इन चाइना। अगर हम फिनलैंड की बात करेंगे, वो एग्जाम्पल दे रहे कि इन फिनलैंड इट्स इवन लोअर द पावर सोर्स इज crucial in determining the environmental impact. Can this become a totally circular recycle industry? कि totally recycle industry बन सकता है? We believe it still has a long way to go. हो सकता है, but we have to go for a long. Unlike lithium or nickel, which is easier to recover and process back to sulfates to put in cathode, graphite is a unique product of GN generate battery over। बस बाकी क्या है कि EV transition in India has bumpy of late as a key player to battery supply chain। where do we see the market going from here? उससे पूछा जा रहा है कि फ्यूचर क्या है, तो क्या बोल रहे हैं कि while we talk about EVs in India and transition in happening sometimes slower sometimes faster, I think we should really focus on energy storage system। ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ESS पे, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे, कि हम बात तो कर रहे हैं कि ईवी के बारे में कि कभी कभी ट्रांजिशन जो है बहुत स्लो चल रहा है, कभी कभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन हमको किस चीज़ पे बात करना चाहिए, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे। जब भी आपको बात आए ईवी के बारे में बात आए, जब भी आपको किस चीज़ पे बात है ये सस्टेनेबल एनर्जी पे, तो आपको ज़रूर लिखना है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में कि मार्केट बिकॉज द ट्रांजिशन इज मच मोर मैच्योर एंड हैपनिंग टू बी मच फास्टर स्पीड, रिन्यूअल कैपेसिटी इज ग्रोइंग रियली फास्ट एंड अ लॉट दैट नीड्स स्टोरेज, दैट इज द लो हैंगिंग फ्रूट इन इंडिया। तो वही बात करें, जब भी आपको रिन्यूएबल एनर्जी पे लिखना है, जब भी आपको ईवी के बारे में लिखना है, तो आपको ये एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे जरूर बात करना चाहिए कि वी हैव टू फोकस ऑन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ESS मार्केट, क्योंकि जो ट्रांजिशन है वो बहुत मैच्योर और जो इंडिया में जो हो रहा है वो बहुत ही तेज हो रहा है। सो एनर्जी रिन्यूएबल कैपेसिटी इज ग्रोइंग रियली फास्ट एंड अ लॉट दैट एनर्जी स्टोरेज दैट इज लो हैंगिंग फ्रूट। अभी हमारे लिए लो हैंगिंग फ्रूट इसको हम अचीव कर सकते हैं, राइट। अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे कि हाउ चिल्ड्रेन बिन विथ यूविन गवर्नमेंट न्यू पोर्टल वैक्सीन पोर्टल। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज यूविन। यूविन क्या है, यूविन एक बच्चों का वैक्सीनेशन पोर्टल है। क्या है कि ऑनलाइन वैक्सीनेशन मैनेजमेंट पोर्टल फॉर चाइल्डहुड वैक्सीनेशन सिमिलर टू कोविन। कोविन का मतलब क्या होता था कि कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। कोविन क्या है, कोविन का फुल फॉर्म कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। सेम लाइक कोविड के जगह पे क्या आ गया, यूविन, जिसमें क्या होगा, किसको किसको दिया जाएगा, बच्चों को दिया जाएगा। जो बच्चे अप टू द एज ऑफ 6 years एंड प्रेग्नेंट मदर्स आर रजिस्टर्ड ऑन यूविन यूजिंग गवर्नमेंट ID लाइक आधार एंड देयर मोबाइल फ़ोन। उसके बाद क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन के बाद 25 शॉट्स दिया जाएगा बच्चों को एंड 2 गिवन टू प्रेग्नेंट मदर्स। इसमें आपको याद रखना है कि 25 शॉट ऑफ वैक्सीनेशन किसको दिया जाएगा, बच्चों को, और 2 शॉट्स किसको दिया जाएगा, प्रेग्नेंट मदर्स को, ताकि कोई बीमारी ना पकड़ ले। फॉर दिस प्लेटफॉर्म जनरेट्स अ चेकर्ड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दैट कलर्ड कोड के साथ ऑल वैक्सीन को दिया जाएगा। आफ्टर ईच शॉट एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्डेड की मैसेज आएगा, है ना, आपको रिमाइंडर मैसेज आएगा, ये सब है ना। डिजिटल वैक्सीन सर्टिफिकेट मिलेगा, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, एक ई विन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि ई विन जो है ट्रैक ऑल वैक्सीन वायल्स, कि कितना कौन से हॉस्पिटल में कितना वैक्सीन का वायल बचा हुआ है, फ्रॉम लार्ज कंसेंट स्टोरेज, है ना। मेनली वो किस चीज़ पे बात करेगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे। ई विन जो है इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। इसका काम क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, की कितना स्टोरेज है, कौन से हॉस्पिटल में कितना वैक्सीन का वाइल पड़ा हुआ है, फ्रॉम लार्ज कंसेंट ये सेंट्रल स्टोरेज टू ईच वैक्सीनेशन साइट इन कंट्री, कि अगर एक जगह स्टोरेज क्या है तो छोटा छोटा सदर अस्पताल, है ना,
राजकीय अस्पताल, गांव का विलेज अस्पताल कहाँ कहाँ कितना पहुंचा है, उसका वो ध्यान रखती है, उसको ट्रैकिंग करती है. इट कीप्स ट्रैक द नंबर ऑफ डोजेज used, the number of doses that go to waste and the number of open vials that we submitted back by the site. कि एक एक चीज़ का, कि अगर एक वाइल खुला है उसमें 10 डोज है तो उसमें 5 बच्चों को कितना नाम मिला है, ठीक है, बाकी जो कितना वेस्ट हो गया, कितना रिटर्न आ गया, सब कुछ का वो क्या करती है, वो डेटा और रिकॉर्ड रखती है. उसका पोर्टल का नाम क्या है, ईविन. तो आपको 3 चीज़ याद रखना है. पहला कोविन, दूसरा यूविन और तीसरा क्या है, ईविन. ईविन पोर्टल क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए. कोविन क्या है, कोविड वैक्सीनेशन के लिए. यूविन क्या है, बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज़ का वैक्सीनेशन के लिए है, ठीक है. अब ये क्या है कि हाउ विल यूविन हेल्प इन इम्यूनाइजेशन, कि लार्ज नंबर ऑफ की रिमाइंडर देगा. इंश्योर पोर्टेबिलिटी, चिल्ड्रन हु हैव रिसीव्ड दियर फर्स्ट वैक्सीन इन वन विलेज सिटी कैन रिसीव. कहीं भी जाके बाई द वे बच्चा कहीं मूव किया, कोई दूसरे सिटी में माइग्रेट किया, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ जाएगा तो उसको पता नहीं है. कि जब आप एक बार ले लिए तो जैसे जैसे आप लेते जाएँ कहीं भी पूरे इंडिया में जाके आप ले सकते हैं, है ना. सेंट्रलाइज सिस्टम है. पोर्टल माइट हेल्प टू रिड्यूस एरर्स, है ना. ए फॉर मेंशन्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. यूविन प्रोवाइड ग्रैनुलर इंडिविजुअलाइज्ड डिटेल ऑफ चिल्ड्रन इम्यूनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री, है ना. यही सब है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा. लेकिन बेसिकली ध्यान क्या रखना है, कोविड के बारे में, कोविन के बारे में, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ईविन इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस सिस्टम और यूविन की तीनों किस किस चीज़ के लिए पोर्टल है, राइट. अब आते हैं आगे गवर्नर्स इम्यूनाइजेशन. आपको हम पिछले ही लेक्चर में आपको हम गवर्नर की इम्यूनिटी के बारे में बताए थे, तो फिर से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसको एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा, है ना, या फिर पिछले वाला लेक्चर है उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. क्यों हुआ था कि ये वेस्ट बंगाल के जो सीवी आनंद बोस हैं उन पे वहाँ की एक लेडी ने सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि हम इस पे सोचेंगे कि क्या करना है ना. इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसे टू रिव्यू के लिए बात किया. किसका, आर्टिकल 361. आपको उस दिन बताए थे आर्टिकल 361 A1 2 3 4 और आर्टिकल 361 AB, ठीक है. आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, एग्जाम में आने का चांसेस बन जाता है. अब आते हैं प्रेडिक्टिंग रोग वेव्स यूजिंग AI वेव व्हाट एंड न्यू स्टडी फाउंड. कि रोग वेव्स क्या होता है, रोग वेव्स जो होता है यूजुअली वेरी लार्ज वेव्स कंपेयर टू वन विच बिकम्स बिफोर एंड आफ्टर पोज अ थ्रेट टू शिप्स, कोस्टल, ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर. इतना तेज वेव आता है ना कि सब कुछ को तोड़ देता है ना. आपको बस यही समझना है कि वैसा वेव जो डिवास्टेटिंग होता है, शिप को डुबा देगा, कोस्टल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ देगा, ह्यूमन लाइफ्स खराब कर देगा, रोग वेव्स उसको बोलते हैं. सो अनफॉर्चुनेटली देयर हैज एग्जिस्टेड नो मेथड टू फोरकास्ट रोग वेव्स, है ना. लेकिन अब क्या है कि कहाँ के, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मैथमेटिशियन थॉमस ब्रियूनुंग एंड बालकुमार बालचंद्रन हैव ट्रेन्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम टू डिस्टिंग्विश वेव पैटर्न दैट प्रोसीड रोग वेव्स, है ना. इसमें हमको क्या जानना है, इसमें आपको 2 चीज़ जानना है, 2 इंस्टीट्यूशन के बारे में. एक WMO के बारे में कि व्हाट इज़ WMO. इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम बात करें तो ये किस तरह का है, ये UN का एजेंसी है जिसका काम क्या होता है, प्रमोट कोऑपरेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जियोफिजिक्स एटसेट्रा. अगर इसका बात करेंगे हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है. और इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रेसिडेंट की बात करेंगे. चलिए आप बताइएगा, सर्च करके पढ़िएगा और प्रेसिडेंट बताइएगा. आपको हम हिंट दे रहे हैं, UAE के रहने वाले हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, जो WMO के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है. इसका काम क्या होता है, प्रमोट करना कोऑपरेशन एटमॉस्फेरिक साइंस में, क्लाइमेटोलॉजी में, हाइड्रोलॉजी में, जियोफिजिक्स में एटसेट्रा में. हेडक्वार्टर जेनेवा है और प्रेसिडेंट आपको बताना है नाम. दूसरा इंस्टीट्यूशन है NOAA, ठीक है. इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ पे देखिए जिक्र किया गया होगा NOAA, ठीक है, कि रोग वेव्स के बारे में. NOAA इसका मतलब होता है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके. ये क्या है, एक US का, इंडिया का नहीं है ये, US का क्या है, साइंटिफिक एंड रेगुलेटरी एजेंसी है. इसका काम क्या होता है, फोरकास्टिंग वेदर, मॉनिटरिंग ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, चार्टिंग द सी, कंडक्टिंग डीप सी एक्सप्लोरेशन एटसेट्रा. हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, मैरीलैंड. दिस इंस्टीट्यूट इज नॉट टू इम्पॉर्टेंट बट दिस वर्ल्ड WMO इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अक्सर आप देखेंगे न्यूज़पेपर में आपको पूछा जाएगा, कहीं आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है. तो यही है. और बस रोग वेव्स के लिए एक AI का टेक्नोलॉजी बना है जो कि उसको क्या कर सकता है, ट्रैक कर सकता है 1 घंटा पहले.
ठीक है, अब आ जाते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ में। प्लेसेस इन न्यूज़ में आज हम देखेंगे यमन को, जिसमें क्या है कि इजराइल जो है हिट किसको किया है, हूथी का स्ट्रॉन्ग होल्ड डाउन्स रिटेलिटरी मिसाइल फाइट फ्रॉम यमन। अब आपको इसमें ये क्या जानना है कि हूथीज हैं कौन। तो हूथी जो एक ट्राइब है, ठीक है, हूथी इज ए ट्राइब फ्रॉम यमन, है ना, और वो किसका पार्ट है, हमदानीद अरब ट्राइब है। और जो हमदानीद ट्राइब है वो किसका ब्रांच है, इट्स अ ब्रांच ऑफ बानू हमदन ट्राइब ऑफ यमन। ओके, बात करते हैं हूथी ट्राइब की। हूथी ट्राइब इज अ ट्राइब ऑफ यमन। आपको हम यमन दिखा देंगे, बस हूथी के बारे में ब्रीफ में बताते रहे। और ये किसका पार्ट है, हमदानीद, हमदानीद अरब ट्राइब। और हमदानीद अरब ट्राइब जो किसका पार्ट है, बानू हमदन ट्राइब। अब आपको पता है कि जो हूथी ट्राइब है ये हूथी मूवमेंट कैसे ट्रांसफ़र हो गया। तो ये 1990s के समय में क्या हुआ, इमर्ज हुआ कहाँ से, यमन से। और एक हूथी मूवमेंट होता है, हूथी मूवमेंट, इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको कहते हैं और अंसर अल्लाह। अंसर अल्लाह, अंसर अल्लाह का मतलब क्या होता है, सपोर्टर्स ऑफ गॉड, सपोर्टर्स ऑफ गॉड। तो हूथी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, अंसर अल्लाह, और इसका मतलब होता है सपोर्टर्स ऑफ गॉड। ये एक शिया, आपको पता है मुस्लिम में दो कम्युनिटी हैं, शिया और सुन्नी। तो जो शिया इस्लामिस्ट जो हैं उनके द्वारा ये हूथी मूवमेंट चलाया गया था और यही सब था। तो हूथी मेनली कहाँ कहाँ पाया जाता है, यमन में, ईरान में, एक्सेट्रा में। तो हम आपको बता रहे हैं आज यमन है, यमन को बता रहे हैं। यमन ये है मैप, यमन ये है, ठीक है। अगर यमन की हम देखेंगे बाउंड्री किस किस के साथ शेयर करती है, लैंड बाउंड्री, तो ये है ओमान और ये है सऊदी अरबिया। अगर हम लैंड बाउंड्री, अगर हम वाटर बॉडी की बात करेंगे तो ये कौन सा है, इंडियन ओशन में ही है, ये रेड सी और ये गल्फ ऑफ एडन हो जाता है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अरब, है ना, अरब सी, इंडियन ओशियन का ही पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हूथी जो क्या करते हैं कि अरब सी में, यहाँ पे आपको पता है क्या है, स्वेज कनाल। तो यहाँ से जो भी शिप्स आती है तो ये एक चोक पॉइंट है, ये चोक पॉइंट है। अगर यहाँ पे चोक कर देंगे तो कोई भी शिप जो है वो जा नहीं पाएगी। तो वो किस चीज़ को इंटरप्ट करेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंटरप्ट करेगी, हाँ ना, ट्रेड को ये इम्पैक्ट करेगी। तो वो क्या करता है, यहाँ पे चोक पॉइंट बना दिया है कि जो भी शिप है उसको क्या कैप्चर कर लेता है हूथी सब, ठीक है। ईरान का भी है, जो लोग सोचिए कहाँ कहाँ से आके ये सब इधर इधर कर लेता है, सब अरब वाला। तो ईरान को हमको, ये आपको समझ में आएगा कि यमन ये है, ये सऊदी अरबिया है। अगर हम बात करेंगे कि ये जो सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं, और ये जो एरिया है ये क्या है, इजराइल है, ये जॉर्डन है, ये लेबनान, सीरिया, इराक, है ना, और ये इतना बड़ा सऊदी अरबिया। यूएई की बात करेंगे तो ये है यूएई और ये है ओमान, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर से देख लीजिएगा। इंडिया कहाँ पे होगा, ईरान के बगल में क्या है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बगल में यहाँ पे हमारा क्या होगा, इंडिया होगा, ठीक है। तो वहाँ से इस तरफ जो है देखेंगे अगर हम थोड़ा वेस्ट, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा यमन दिखेगा। बाकी आप मैप में खुद देख लीजिएगा। आपको ये बताना है यमन का कैपिटल का नाम बताना है, कैपिटल का नाम बताना है कहाँ, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, जिंदाबाद रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।